हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर थे। मैं आपको पढ़ाने क्लास 8 फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 3। अगर ये पार्ट 3 है, इसका मतलब हमने पहले के पार्टों में अच्छा खासा पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, रिवॉल्ट का फेल होने के कारण क्या क्या थे। Although the revolt was an important event in the history of India, it failed to achieve its objectives ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस थे उसके फेल होने के। रिवॉल्ट था तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है ना, और हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, फिर भी फेल हो गया। क्यों? लार्जली लोकलाइज्ड करेक्टर्स। इस लार्जली लोकलाइज्ड करेक्टर्स का मतलब ये है कि जो रिवॉल्ट के जो मतलब कि हमारी तरफ से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, वो बहुत कम थे। ज़्यादातर स्टेट्स ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, जिस वजह से हमारी संख्या कम रही और ब्रिटिशर्स की ज़्यादा, तो हमारा हारना पक्का था। The revolt did not spread to the parts of India's subcontinent under the direct control of the British, including the Bombay Presidency, and the British, including the Madras Presidency, which remained largely calm. Punjab, large presidency states such as Hyderabad, Mysore, Travancore, and Kashmir, and the states of Rajputana also did not participate. अब यहाँ देख सकते हो कितने सारे स्टेट्स ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, हालांकि पक्का था, है ना। ये फैक्ट तो पता चल गया। सेकंड फैक्ट, वीक लीडरशिप वीक थी। जो हम लोग हमें लीड कर रहे थे, उनको लीड करना आता ही नहीं था, और उनको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब था। ये नहीं था उनको कि हमारा देश है, हम इसके लिए कुछ करेंगे, हम देशभक्त हैं, है ना। उस टाइम पे था ही नहीं ये सिस्टम। उन लोगों को बस ये था कि हमारी स्टेट है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे को अपनी स्टेट को जिताना होगा। The leadership of the movement was weak. Most of the leaders were motivated by narrow personal gains. No national leader emerged to coordinate the movement and give it purpose and direction. Bahadur Shah too was odd and was not even in command of the seaports in Delhi. इससे हमें ये पता चलता है कि जो लीडर्स थे वो उनको पूरे देश के फ़ायदे से कोई मतलब नहीं था, उनको बस अपने फ़ायदे से मतलब था। जो बहादुर शाह टू थे, जो मेन लीडर थे इस रिवॉल्ट के, उन्हें वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, और उनके पास भी इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ नहीं थे, और उनके पास सेना भी नहीं थी इतनी कि वो इतनी सारी सेना को मर्ज कर सकें और लड़ सकें अच्छे से। आगे है लैक ऑफ कॉमन आइडियल्स। मतलब कि सबके पास एक आइडिया था ही नहीं। कोई कहता था कि ऐसा करते हैं, कोई कहता था बारूद फेंक दे, कोई कहता था तोप लेते हैं, है ना। तो फिर इस वजह से क्या हुआ कि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। वो लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम लोग करें क्या। हर कोई एक दूसरे के उसके खिलाफ था आइडिया के। देयर वॉज अ लैक ऑफ कॉमन आइडियल्स among the revolutionaries. The Hindus wanted to set up the Maratha Raj. अब वो लोग सोचने लगे कि रिजल्ट क्या होगा, जब हम लोग जीत जाएंगे तो राज किसका होगा, मराठों का। हिंदू चाहते थे मराठों का राज हो, और जो मुस्लिम्स थे वो चाहते थे कि मुस्लिम का जो मुगल एम्पायर था वो रिवाइव हो, मतलब कि वो फिर से आ जाए। इंस्टेंट ऑफ गोइंग फॉर एन अल्टरनेटिव ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, मतलब कि कॉलोनियल सिस्टम से लड़ने के बजाय वो खुद में ही लड़ने लग गए। मोस्ट रेबल्स wanted to go back to the past. बहुत सारे रेबल्स तो ये चाहते थे कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिए वापस, उन्हें ब्रिटिश से कोई मतलब नहीं है, वो उनको भगा दे। लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम एमर्जिंग मिडिल क्लास। अब हमारे इंडिया को काफ़ी सारी क्लासेस में बांटा गया है कि अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। अब जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने इसमें ज़्यादा योगदान नहीं दिया कि चलो हम भी लड़ते हैं जाके। उनको कोई मतलब ही नहीं था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ज़्यादा घाटा हो रहा था अपर कास्ट को और लोअर कास्ट को, इसलिए वो लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन मिडिल क्लास को कोई परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। एमर्जिंग मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रेबल, उन्होंने रेबल को सपोर्ट नहीं किया। इन फैक्ट दे बिलीव दैट ओनली द ब्रिटिश को टेक इंडिया टू द मॉडर्न एज। और उन लोगों को लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है ना, यही इंडिया को मॉडर्न एज में ला सकते हैं। मॉडर्न एज में मतलब कि जैसे कि अभी हमारा इंडिया सिविलाइज्ड है ना, वैसे सिविलाइज से सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, वरना हम लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो सही भी थे, है ना। आ गया ओल्ड एंड आउटडेटेड वेपन्स बहुत ज़्यादा ओल्ड और आउटडेटेड थे।
वेपन्स जो हमारे पास हथियार थे वो अच्छे ही नहीं थे। द वेपन्स यूज्ड बाय द रेबल्स वर आउटडेटेड, पुराने थे। अब अगर हम पहले की तरह तलवार से लड़ने जाएंगे, ब्रिटिशर्स के पास थी बंदूकें, उन लोगों ने क्या करना, एक एक गोली डालनी, चलानी, एक बंदा मर गया। उनके लिए तो आसान था, लेकिन हमें फिर ब्रिटिशर्स के पास जाओ, फिर तलवार उठाओ, फिर मारो, इतनी देर तक तो हमें 10 गोलियां मार भी देगा कोई ब्रिटिश का बंदा। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। The weapons used by the rebels were outdated and could not compete with the sophisticated modern weapons of in Britishers. उनका कोई मेल ही नहीं था आपस में। Besides, they did not have enough weapons to carry on their battles, है ना। अब उनके पास तो इतने वेपन्स भी नहीं थे कि वो लेके जा सकें वहाँ तक जहाँ पर युद्ध हो रहा था, उस जगह तक। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका तो हर आदमी के पास एक एक वेपन होता था। उन लोगों ने सब कुछ अपना देख सुन के काम कर रखा था। आ गया सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द ब्रिटिश। Most of the old rulers who fought in the revolt had been deprived of their territories during the revolt. Some of them started negotiations with the British for the restoration of their right and betrayed the rebel. कुछ लोगों ने तो क्या किया कि धोखा देने लग गए, वो रेबल में तो आ गए, लेकिन उन्होंने तब क्या किया, जितने भी इंडियंस के प्लान्स थे ना, उन्होंने सब जाकर ब्रिटिश को बता दिए ताकि ब्रिटिशर्स जीत सकें। ऐसा क्यों? पहले जब उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट लड़े थे तब ब्रिटिश जीत गया था। अब उन लोगों ने ब्रिटिश ने उनको ऑफर दिया कि आप लोग हमारी मदद करो और हम लोग आपको आपका साम्राज्य वापस दे देंगे। चालाकी की, जिसमें फंस के इंडिया हार गया। आगे है हमारा रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या निकला? मेन तो ये था, कोई रिजल्ट भी तो आना चाहिए था ना रिवॉल्ट का, जिससे खुशी हो हमारे दिल को। द रिवॉल्ट प्रोड्यूस्ड फार रीचिंग रिजल्ट्स, बहुत ज़्यादा दूर तक गए रिजल्ट्स। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन देयर ओल्ड पॉलिसीज, ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस भी किए अपने ओल्ड पॉलिसीज में। सम ऑफ दीज आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो, कुछ यहाँ नीचे डिस्कस कर रखे हैं, हम भी देखते हैं क्या डिस्कशन हो रही है, हम थोड़े कान डालें बातों में। एनालाइजिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अब हम एनालाइज करेंगे हिस्ट्री के सोर्स को। ऑन 1 November 1858 द प्रोक्लेमेशन वाज रेड आउट एट पब्लिक गैदरिंग्स। 1 नवंबर 1858 तब ब्रिटिशर्स का ज़्यादा राज ही था। ये अभी काफ़ी साल पुरानी बात है, तब ब्रिटिशर्स ने इतना अच्छा राज नहीं अपना कमाया था। क्या वहाँ पर 1 नवंबर को एक पीपल गैदरिंग थी जहाँ पर एक लेटर को रीड किया गया, लेटर या फिर कोई संदेश था जैसे कि, है ना। हेयर इज अ कंटेनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेरेमनी एट कलकत्ता, देन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कलकत्ता में हुई थी गैदरिंग और यहाँ पर जो बोला गया था, देखते हैं क्या बोला गया था। द असेंबलेशन ऑफ reigns of government in India by her most gracious majesty Queen Victoria was celebrated at Calcutta with all fitting pomp and with great enthusiasm. Both of the parts of natives and of Europeans from all quarters there poured into the city, such as concourse of people as had never before been witnessed there. Government houses was of course the great center of attraction. Shortly after these 0 o'clock, the streets surroundings became almost impenetrable. From the Esplanade to Tank Square, the entire space was alive with a surging crowd. The proclamation was read according to the program at 4 p.m. अब नहीं चली, ये पूरा हमने पढ़ लिया। अब इसको समझना आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है इतना सारा, तो आप इतना तो कर ही सकते हो खुद से ना, ताकि खुद से भी कुछ पढ़ना आ जाए। What does the description suggest about the response of the people of Bengal to the transfer of power from the EIC to the British Crown? आगे आता है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858। 1858 में कौन सा ऐसा एक्ट रिलीज हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, देखते हैं। अ न्यू एक्ट वाज पास्ड इन 1858 एंड पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। दिस वाज द इंश्योर बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। एक नया एक्ट पास हुआ था 1858 में, जिसमें यह बताया गया था कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी पावर्स थी वो ट्रांसफ़र होंगी ब्रिटिश क्राउन में। मतलब कि जो भी ब्रिटिश के इस वक्त राजा या रानी हैं उसके पास चली जाएंगी सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की, और आज से राज करेगी ब्रिटिश इंडिया पे। दिस वॉज टू इंश्योर बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। जो अफेयर्स हो रहे थे इंडिया में उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैनर से हैंडल करने के लिए सब कुछ किया गया था। ये तस्वीर दिखा रखी है क्वीन विक्टोरिया की, जो 1859 में ब्रिटिश की क्वीन थी। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनको देख के हमने क्या कर लेना। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड। He was made responsible for all matters related to the government of India and was to be assigned by an advisory council of 15 members. एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट का एक सेक्रेटरी बना दिया गया, was appointed। ऐसी एक जॉब में एक जगह डाल दी गई, एक जॉब बना दी गई जो कोई एक बंदा बनेगा। He was made responsible for all matters। इंडिया के गवर्नमेंट में जितने ही मैटर्स हैं मतलब गवर्नमेंट को लेके वो सारे उसका रिस्पॉन्सिबल वो होगा। वॉज टू बी असाइंड बाय एडवाइजरी काउंसिल। उसको असाइन करते थे एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें 15 लोग बैठे होते थे। दिस काउंसिल वॉज कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। इस काउंसिल को कहा जाता था इंडियन काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द वाइसरॉय। जो गवर्नर ऑफ जनरल था उसको अब वाइस रॉय कहने लग गए। अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जिसको कहते थे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइस रॉय। जो लॉर्ड कैनिंग था वो क्या बना था, फर्स्ट वाइस रॉय। अब फर्स्ट वाइस रॉय से याद आया, कोई फर्स्ट गवर्नर जनरल नाम का भी कोई बंदा था? अगर आपको पता है, इसका मतलब आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी है। अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी होमवर्क क्वेश्चन लिख दो। जिन लोगों ने पहले आंसर दिया उनका नाम हो सकता है मैं अगली वीडियो में निकाल दूँ, चीख दूँ। सो बी रेडी। द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। ओह सॉरी, आगे का बचिए, सॉरी। इंडियन चीफ्स हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश क्वीन एज द सुवरेन पैरामाउंट। अब इंडियन चीफ्स को ब्रिटिश क्वीन को मानना पड़ा अपनी रानी। सॉवरेन पैरामाउंट वो होता है जो सारे के सारे डिसीजन ले सकता है, सारे के सारे, एक अकेला इंसान। आगे है द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट को है 1861 का। The act was passed to encourage the entry of more Indians in Indian civil services. ये एक्ट पास किया गया था किसके लिए, एनकरेज कर सके ताकि वो लोग एंट्री ऑफ मोर इंडियन की एंट्री को इन इंडियन सिविल सर्विसेज में। फॉर दिस एन एनुअल एग्ज़ाम वॉज टू बी हेल्ड इन लंडन। अब लंदन में हर साल एक एग्ज़ाम रखा जाता था, जिसमें क्या होता था कि जो भी कोई इंडियन सिविल सर्विसेज में काम करना चाहता है वो इस एग्ज़ाम में आ सकता है और जॉब हासिल कर सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। रीऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी को, देखते हैं कैसे। एज द इंडियन सीपोज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट, द इंडियन आर्मी वॉज नाउ टफली रीऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि जो 1857 का रिवॉल्ट था उसमें मेन कारण थे इंडियन आर्मी के लोग। तो फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि टफली, थॉरोली, है ना, उन लोगों ने रीऑर्गेनाइज किया। अब रीऑर्गेनाइज करने से क्या हुआ, द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वर रिड्यूस्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन सोल्जर वर इंक्रीज्ड। जो नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको कम कर दिया, इंडियन सोल्जर को कम कर दिया गया और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया। ऑल इंडियन artillery units were disbanded and superior posts in the army and artillery were reserved for Europeans.
अब उस ज़माने में भले ही सारे इंडियंस को प्रमोशन नहीं देते थे, लेकिन कुछ इंडियंस जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इंडियंस होते थे उनको प्रमोशन दी जाती थी, पर अब वो पूरी तरह से डिसबैंड कर दी गई। उन लोगों ने कह दिया कि अब कोई इंडियन प्रमोशन ले नहीं सकता, वो बस एक सैनिक का सैनिक बन के रहेगा। More soldiers were recruited from the Gurkha, Sikh and Pathan regiment. अब उन लोगों ने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने और बाकी रिलीजन के भी लोगों को सेना में लिया, जैसे कि गुरखा रिलीजन, सिख रिलीजन, पठन रेजिमेंट्स को, है ना, ऐसे ऐसे उन लोगों ने लोगों को लिया। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अब एक इंडियन काउंसिल एक्ट भी था 1861 का। इट एम्ड एट एसोसिएटिंग मोर इंडियंस इन द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। उन्होंने एम किया कि वो लोग इंडिया के एक्ट में लेजिस्लेशन के काम कर सकें, सो दैट द रूलर्स वुड बी अवेयर ऑफ देयर फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स, ताकि उनकी फीलिंग और सेंटिमेंट्स में रूलर काम कर सके। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द मुस्लिम्स हैड सपोर्टेड द रिवॉल्ट। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने उनको लगता था कि जो मुस्लिम थे उन्होंने रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था। देयरफॉर द लैंड एंड प्रॉपर्टी वाज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल। इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम के काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। द ब्रिटिश realized the importance of tradition and religion in the lives of the Indians. Therefore, they decided to give respect to Indian traditions, customs and religion beliefs. अब पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन में कुछ मानते ही नहीं थे, लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद उन्हें पता चला कि इंडियन लोग अपने रिलीजन को कितना ज़्यादा मानते हैं, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन ट्रेडिशंस, कस्टम्स और रिलीजियस बिलीव्स की। In order to win the support and loyalty of the landlord class, new policies were framed for the protection of their rights over land. अब ताकि वो लोग लॉयल्टी और सपोर्ट विन कर सके लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स पहले बड़े खतरनाक तरीके से काम किए लैंडलॉर्ड्स ने इस रिवॉल्ट में। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उनका भरोसा जीतने के लिए उन लोगों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि उनके लैंड के ऊपर जो राइट्स थे वो प्रिजर्व रह सकें। थस वी मक्खन लगा दिया उनको। थस वी फाइंड दैट अ न्यू फेस ऑफ कॉलोनियल रूल बिगेन इन इंडिया आफ्टर 1857। इससे हमें यह पता चलता है कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था 1857 में, ब्रिटिश का इंडिया को देखने का नज़रिया चेंज हुआ था। Though the British were able to suppress the revolt, it's clearly indicated the might, strength and determination of the Indians. क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो एबल थे सप्रेस करने का रिवॉल्ट को, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेंथ बहुत कम थी इंडियंस की। It succeeded in sowing the seeds of Indian nationalism. पर ये सक्सीड हुआ इंडियन नेशनलिज्म के बीज बोने में, मतलब कि इधर से ही इंडियन नेशनलिज्म स्टार्ट हुई थी इसी रिवॉल्ट के बाद। इट सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। अब क्योंकि उन लोगों ने लड़ा और इतना ज़्यादा बदलाव किया ब्रिटिश की सोच में, तो फिर इस वजह से फ्यूचर जनरेशन सोचने लगे कि अगर वो लोग ऐसा कर सकते तो हम लोग तो इसको बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं। उन लोगों के पास हथियार बने थे लेकिन हमारे पास हैं, इसी वजह से it served as a source of inspiration for the future generation. In true respect, it was the first war of Indian independence. इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भले ही इसका एम ये नहीं था कि हम इंडिया को आज़ाद करवाएं, लेकिन फिर भी इसको फर्स्ट वॉर कहा जाता है क्योंकि इसी की वजह से बाकी सारे रिवॉल्ट को सपोर्ट मिला, इंस्पिरेशन मिली। आगे है रिलीजियन फोकस, अवध। अब हम रीजनल फोकस करेंगे, मतलब कि उस रीजन पे कैसा इफेक्ट पड़ा, दूसरे रीजन पे कैसा इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अवध पे, लखनऊ। द नवाब ऑफ अवध, जिसको उस टाइम पे औध कहा जाता था, वाजिद अली शाह, वॉज रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस बाय लॉर्ड डलहौसी। उसको रिमूव कर दिया गया। अवध के जो नवाब था उस टाइम का, उसको रिमूव कर दिया गया उसकी गद्दी से, ये कह के लॉर्ड डलहौसी ने ये कहा कि
आपको जो ये राजा है ये आपको अच्छे से रूल नहीं कर रहा, हम अगर आपके राजा बने तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। द रेबल आइडेंटिफाइड फॉरेन रूल, फिरंगी राज। इस रेबल की वजह से ही फिरंगी राज है ना, फिरंगी राज के बारे में पता चला। विद द ब्रेक डाउन ऑफ द थिंग्स द वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड हेल्ड डियर, thus the revolt became an expression of the popular resistance। क्योंकि ये रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है ब्रिटिशर्स पे, इसलिए इस रिवॉल्ट को द रिवॉल्ट बिकेम एन एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा बुरी तरीका मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा ब्रिटिशर्स को। टू द लाइन ऑर्डर, द एनेक्सेशन ऑफ अवध displayed not only the नवाब but also the तालुकदार्स ऑफ रीजन। इस वजह से जो अवध के जो नवाब थे और तालुकदार थे रीजन के, दीज तालुकदार हैड कंट्रोल लैंड एंड पावर इन द कंट्री साइड। इन्होंने कंट्री साइड की पावर पूरी जब्त कर ली थी फॉर द जनरेशंस। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश दे मेंटेन्ड आर्म्ड रिटेनर्स, बिल्ड फोर्ट्स एंड एंजॉयड अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। जब ब्रिटिश ने राज नहीं किया तब हमारे इंडियन के जो राजा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती थी और उन्होंने अपने फोर्स बना रखे थे और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती थी। इमीडिएटली आफ्टर द एनेक्सेशन दीज तालुकदार्स वर डिसआर्म्ड एंड देयर फोर्ट्स डिस्ट्रॉयड। अब जो तालुकदार थे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कमा लिए थे पैसे, लेकिन जब ब्रिटिश आई उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया कि कैसे कैसे यहाँ पर कैसी मिट्टी है, किस हिसाब से टैक्स होना चाहिए, तो उनको पता चला कि तालुकदार तो बहुत ज़्यादा पैसा खा रहे हैं। उन्होंने फिर क्या किया कि जितने भी तालुकदार के फोर्ट्स थे सब थे उनको जब्त कर लिया और ख़राब कर दिया। A revenue settlement or the summary settlement was enforced in 1856। एक नई सेटलमेंट को एनफोर्स किया गया जिसका नाम था समरी सेटलमेंट, was enforced in 1856 based on the assumption that the Talukdars had got their land by fraud and force। जो तालुकदार थे उन्होंने फ्रॉड करके लोगों को धोखा देके अपना जितना भी पैसे कमाए थे। तालुकदार ऑफ साउथर्न अवध वर द हार्डेस्ट हिट। जो अवध के साउथर्न के तालुकदार थे उनको तो बहुत ज़ोर से मार पड़ी। Some lost more than half of the total number of villages they had held previously। कुछ ने तो उनके पास जितनी विलेजेस थी उन सब को गवा दिया, हाफ से ज़्यादा। द रिमूवल ऑफ तालुकदार्स डिस्टर्ब्ड द टाइज ऑफ लॉयल्टी एंड portrayed that had bound the peasants to the talukdars। The peasants became directly exposed। सारे peasants को एक्सपोज कर दिया और उनको बहुत बुरी तरीके से हराया गया। To the over assessment of revenue and inflexible method of collection in areas such as Awadh, where resistance during 1857 was intense and long-lasting, the fighting was carried out by the talukdars and their peasants। Many artisans and sepoys also lost their jobs because of the removal of Nawab and disbandment of Awadh army। अब जैसे कि हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी, थर्ड चैप्टर में जैसे कि हमने पढ़ रखा है कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज़ में, कि कैसे कैसे उन्होंने पॉलिसीज़ लाई जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे आर्मीज़ डिस्बैंड हो गई बहुत सारे राज्यों की। तो अवध को भी उन लोगों ने वैसे ही डिस्बैंड किया, आर्मी को, बहुत सारे सिपोइज को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और नवाबों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। They too joined forces and made the revolt in Awadh a movement of section of society। और उन्होंने जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने भी रिवॉल्ट को ज्वाइन किया और अवध को एक मूवमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उन्होंने थोड़ी सी इज्जत कमाई और अवध बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और अवध को कुछ राइट्स मिल गए अपने। आगे है हमारा व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर। देखते हैं क्या होता है। पर यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है
Crimean War. In October 1853, the Russian Empire came into conflict with an alliance of the French Empire, the British Empire, the Ottoman Empire, and the Kingdom of Sardinian. The war that continued till February 1856. In October 1853 में स्टार्ट हुई थी और 1856 तक रही वह came to be known as the Crimean War in the regards by many historians as one of the first modern wars. इसको one of the first modern wars भी कहा जाता है. It introduced technical changes which affected the future course of welfare. उससे बहुत सारे वॉरफेयर क्या होता है, युद्ध करने का जो तरीका होता था ना, है ना, मतलब कि जिस रणनीति से वो युद्ध करते थे लोग पहले, उसको क्या कहते थे, वॉरफेयर. लेकिन हमने सुना होगा गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में, बहुत पॉपुलर वॉरफेयर है. आगे है इंक्लूडिंग द फर्स्ट tactile use of railways and the electric telegraph. However, the war became famous mainly for the work of Flores. फ्लोरेस के लिए बहुत फेमस थी है. वाह. नाइट एंजल एंड मैरी सियोकोल हु पियोन्ड क्या वर्ड है, बिकॉज पियोन्ड मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिसेस विच कैरी फॉर वंडर्स ब्रिटिश सोल्जर्स. बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को इसमें मार पड़ी थी. अच्छा हुआ. आगे हम पढ़ते हैं Flores Nightingale nursing the wounded soldiers in Crimean War. जो सोल्जर्स यहाँ पर धाराशायी होकर पड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा मरहम पट्टी की जा रही है. अच्छा, नेक्स्ट है चैप्टर चेकलिस्ट. ये आप खुद पढ़ोगे क्योंकि मैंने आपको तो समझा दिया. उम्मीद है समझ आ गया होगा. अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, यस आई अंडरस्टूड करके. अच्छा लगेगा मेरे को, है ना. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना. और जो क्वेश्चन था वो कमेंट में लिख देना आंसर. और जो इसकी बुक एक्सरसाइज है ये मैं किसी और वीडियो में देखूंगा, सॉल्व करूंगा. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. टाटा, बाय बाय, सी यू.